Work and energy. Class 11 Physics. Chapter number 4 MCQs Solution. Question number 1. You push a heavy crate down a ramp at a constant velocity. Only 4 forces acting on the crate. Which force does the greatest magnitude of work done on the crate? The force of gravity, the normal force, the force of friction या the force that you are pushing. तो आई स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, जब करेट डाउन द रैम्प जाएगा तो वहाँ पर वेट के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा और mg sin थीटा की वजह से वो करेट डाउन द रैम्प जाएगा। और ऊपर से हम अप्लाइड फोर्स भी लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स भी लगा रहे हैं। तो mg sin थीटा और हमारा अप्लाइड फोर्स मिलकर करेट को डाउनवर्ड द रैम्प मूव करवाएगा, ठीक है। और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो करेट के ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि mg sin थीटा और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इस पिक्चर में, इस डायग्राम से आप यूं समझ सकते हैं, mg cos थीटा नॉर्मल फोर्स यानी Rn को बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा जो है वो डाउनवर्ड, और ये जो F मैं लिख रहा हूँ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अब नेट फोर्स जो हमारे करेट के ऊपर लगेगा वो होगा अप्लाइड हमारा फोर्स mg sin थीटा जो वेट की वजह से लग रहा है, और माइनस F जो कि फ्रैक्शनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन में जिस तरह मेंशन है कि नेट फोर्स 0 है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो नेट फोर्स 0 होगा, F = ma है। तो 0 = FA mg sin थीटा माइनस F, और इसी तरह F को अगर मैं इस साइड लेकर आया तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा और FA mg sin थीटा आ जाएगा। अब देखिए, एज F is greater than the work done, due to F will also be greater। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ a wire is K and that of the another wire is 3K when both wire are stretched through the same distance. If the work done are W1 and W2, then which one of the relation is correct? A, B, C या D? तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए गाइज, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो देखते हैं किस तरह ये करेक्ट आया है। गिवन डेटा K1 = K, K2 = 3 टाइम ऑफ K, X1 = X, X2 = X2। वर्क डन बराबर F1 X1 और F1 बराबर K X1 और K1 बराबर K और X1 बराबर X, तो ये बन जाएगा KX²। वर्क डन = F2 X2, F2 बराबर K2 X2, K2 बराबर 3 टाइम K और X2 बराबर X। तो ये हमारे पास बन जाएगा इनका आपस में रिलेशन। Question number 3. Escape velocity on the surface of Earth is 11.2 km per second if the mass of the Earth is increased twice to its value and the radius of the Earth become half, then the escape velocity would be. Option number C करेक्ट है। देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम escape velocity के लिए फार्मूला लिखेंगे, जिस तरह से गिवन है कि m डैश बराबर 2 टाइम ऑफ m और r डैश बराबर r डिवाइड बाई 2। तो करस्पॉन्डिंग v डैश क्या होगा? v डैश के लिए इन द लाइट ऑफ इक्वेशन 1 अगर हम फार्मूला लिखे तो हमारे पास v डैश = g m डैश डिवाइड बाई r डैश हो जाएगा। m डैश और r डैश की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास हो जाएगा v डैश = 2v, और v हमारे पास गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो v डैश हमारे पास हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड, और ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो फ्रैक्शनल फोर्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the speed of your car is double then by what factor its kinetic energy increases। ऑप्शन को आप देखिएगा, A, B, C या D करेक्ट होगा। सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा ½ mv²। वेलोसिटी v डैश हो जाए और वो 2 टाइम ऑफ द v के बराबर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन ½ mv डैश का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर E डैश में v डैश की वैल्यू पुट की जाए, क्योंकि v डैश बराबर 2v के, तो E डैश बन जाएगा ½ m4 टाइम ऑफ द v का स्क्वायर। रीअरेंज करने से 4 टाइम ½ mv² आ जाएगा।
ई डैश हमारे पास बराबर आ जाएगा 4 टाइम ऑफ द ई, क्योंकि ई बराबर है हाफ mv² के। तो नई काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय, ये तो आपको पता है गाइस, 746 वाट, 746 किलोवाट, 746 मेगावाट या 746 गीगावाट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, एट 45 डिग्री और परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन, वर्क का फार्मूला हम जानते हैं F डॉट डी, डॉट हटाने से cos थीटा लगाना पड़ेगा। अगर थीटा हम 180 डिग्री मान लें, cos 180 माइनस 1 के बराबर हो जाता है, तो वर्क डन माइनस एफ डी आ जाएगा। तो हमारे पास F और D वो एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंटी पैरेलल वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन है गाइस, टू बॉडी ऑफ मास m1 and m2 हैव इक्वल मोमेंटम, देयर काइनेटिक एनर्जी E1 and E2 आर इन द रेशियो ऑफ A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं किस तरह। तो देखिए गाइस, सॉल्यूशन को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने करना क्या है, E1 रेशियो A2 मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम p² डिवाइड बाय 2m, तो हमारे पास E1 हो जाएगा p1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1 और E2 हो जाएगा p2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m2। अब जिस तरह से गिवन है कि P1 बराबर है P2 के, तो इस तरह पुट करने से हमारे पास E1 हो जाएगा P का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1 और E2 हो जाएगा P का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m2। अब E1 रेशो E2 को मालूम करने के लिए E1 का जो इक्वेशन है E2 की इक्वेशन के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो इस तरह करने से P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1 डिवाइड बाय P स्क्वायर डिवाइड बाय 2m2 आ जाएगा। P स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो E1 रेशो E2 हमारे पास m1 डिवाइड बाय m2 आ जाएगा, यानी कि m1 रेशो m2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, वाइंड्स या क्लाउड्स या द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इसमें ग्रेविटी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44%, 55%, 66% या 77%। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गाइस, सबसे पहले एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो लिखना पड़ेगा। अब मोमेंटम 20% इंक्रीज हो गया, तो E हमारे पास E डैश हो जाएगा। ठीक है गाइस, डिवाइड बाय 2m अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हम ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज की जगह हम लगा रहे हैं 1 डिवाइड बाई 100 और 20 डिवाइड बाई 100 को हमने फैक्टराइज किया, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाता है गाइस। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा 25p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 10p का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 और डिवाइड बाई 2m अपनी जगह पर आ जाएगा। ऊपर वाले p स्क्वायर वाले टर्म्स को हमने अगर जमा किया तो हमारे पास 36p स्क्वायर डिवाइड बाई 25 आ जाएगा डिवाइड बाई 2m अपनी जगह पर। 36 डिवाइड बाई 25 1.44 के बराबर, ठीक है, डिवाइड बाई 2m अपनी जगह पर। अब अगर इक्वेशन 1 को आप देखें तो वहाँ पर E इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, इसी बात को उठाकर अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो E डैश इज इक्वल टू 1.44 और E आ जाएगा। नई एनर्जी E डैश आ गई और पुरानी एनर्जी E, तो एनर्जी में चेंज कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस 1.44 E माइनस E, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.44 E। अब इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, 1/100 की जगह परसेंटेज लिख लेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 44%, और यही है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम 4 टाइम ऑफ द इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटम विल बी। ऑप्शन ए बिकम ट्वाइस, ऑप्शन बी बिकम 3 टाइम, ऑप्शन सी है बिकम 4 टाइम और ऑप्शन डी हमारे पास है रिमेन कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट किया। सबसे पहले वही काम करेंगे, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखेंगे। E इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m,
मोमेंटम चेंज हो जाए तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो P डैश मोमेंटम हो गया और E डैश एनर्जी हो गई। अब जिस तरह से गिवन है कि E डैश 4 टाइम ऑफ द E के बराबर है, तो अब इक्वेशन 1 को उठाकर E की जगह लिखेंगे और E डैश की जगह P डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। 2m के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम P का स्क्वायर रूट लेने से P डैश इज इक्वल टू 2P और यही है करेक्ट ऑप्शन। तो हेंस न्यू मोमेंटम विल बी 2 टाइम greater than initial value of momentum. तो next question है guys, two bodies with kinetic energy in the ratio of 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is 1:2, 1:1, 4:1 या 1:4। तो ये देखेगा, इसका मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया और सबसे पहले हम वही काम करेंगे, E और P के दरमियान जो रिलेशन है उसको लिखेंगे। यही रिलेशन हम मेस 1 के लिए लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1 आ जाएगा और इसी तरह E2 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2। ठीक है गाइज, अब इक्वेशन 1 को उठाएंगे, इक्वेशन 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। इस तरह हम क्यों करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे। P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1 डिवाइड बाई P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2। बट ये गिवन है गाइज कि P1 बराबर है P2 के, तो अब P1 बराबर P2 और इन दोनों की जगह हम P लिखेंगे तो E डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1 डिवाइड बाई P स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2। अब P के साथ कैंसिल हो जाएगा और E1 डिवाइड बाई E2 यानी कि E:1 वो हमारे पास गिवन है 4:1, तो हमारे पास आ जाएगा 4:1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2m1 मल्टीप्लाई बाई 2m2। तो ये हमारे पास आएगा 4:1 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1 गाइस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, और इसको अब हम अगर रेशियो के टर्म में लिखें तो m/m2 इज इक्वल टू 1:4। तो इनके दरमियान करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ बॉडी ऑफ mass 5 kg is moving with momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in its kinetic energy is option A, B, C या D। ऑप्शन डी करेक्ट है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है गाइज ये भी उसी फार्मूले से होगा। तो पहली वाली एनर्जी अगर E1 है तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग मोमेंटम P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम कितना गिवन है 10 और मास कितना गिवन है 5 kg, तो E1 हमारे पास आ जाएगा 10 जूल, यानी कि इन्हीं बॉडी के साथ एनर्जी 10 जूल है। गाइस, न्यूटन के सेकंड लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F डेल T इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और F की वैल्यू और T की वैल्यू अगर हम पुट करें तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 2 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वो 2 kg मीटर पर सेकंड आ गया है। P1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वो 2 kg मीटर पर सेकंड अपनी जगह पर। P1 कितना गिवन है 10 kg मीटर पर सेकंड गिवन है, तो P2 यानी कि फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकंड। यानी कि फोर्स लगने से मोमेंटम 10 से 12 यूनिट हो गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी। तो अब इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे E2 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब P2 कितना है 12 है और मेस तो चेंज नहीं होगा, वो तो वो 5 है, तो ये हमारे पास 144 डिवाइड बाई 10, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास 14.4 जूल आता है गाइस। E2 ये है। तो अब एनर्जी में चेंज कितना आता है, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो हम इसको अगर कर लें तो 14.4 से माइनस करेंगे 10, जो कि इनिशियल वैल्यू ऑफ द एनर्जी है, तो चेंज इन एनर्जी 4.4 जूल आता है और यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, वर्क वुड बी डबल, 4 टाइम, हाफ या 1/4 टाइम। तो सबसे पहले वर्क डन के लिए फार्मूला F डॉट डी, डॉट को हटाए cos थीटा लगाना पड़ेगा। अगर थीटा 0 डिग्री हम मान ले तो cos 0 1 के बराबर होता है, तो F डी आ जाएगा। कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह गिवन है कि F
डैश 2 टाइम ऑफ द एफ के बराबर और डी डैश 2 टाइम ऑफ द डी के बराबर। तो नया वर्क डन डब्ल्यू डैश हो जाएगा और वो हमारे पास 2 टाइम ऑफ द एफ एंड टू 2 टाइम ऑफ द डी के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन डैश इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल वर्क डन। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।